क्या आपको पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड महारत्न कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट सालाना 30,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा है और फिर भी मार्केट ने इसे सिर्फ 5.4 का पीई रेशियो दिया है और 1 का प्राइस टू बुक रेशियो। इन नंबर्स के हिसाब से तो ये स्टॉक एक अल्टीमेट डीप वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। लेकिन वेट, स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये कंपनी बहुत जल्द अपनी एक सब्सिडरी के साथ में एक मैसिव मेगा मर्जर करने वाली है और जब ये मर्जर कंप्लीट होगा तो ये 11.5 लाख करोड़ की एसेट बुक के साथ इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग गोलायत बन जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पीएफसी, दैट इज पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की। आज के स्टॉक एनालिसिस वीडियो में हम इस स्टॉक का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। सो इन्वेस्टर्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी स्टॉक एनालिसिस वीडियो को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता हूं। सबसे पहले तो हम इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस जान लेंगे कि भाई कंपनी पैसे कैसे बनाती है, पैसे बनाती है या नहीं बनाती है। इसके बाद हम फिर कंपनी के फंडामेंटल्स पे मूव करते हैं कि भाई कंपनी का एसेट कैसा है। बिजनेस सेगमेंट अच्छे होने से जरूरी नहीं है कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो ये करना भी जरूरी है। एंड फाइनली मेरा फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस, दैट इज चार्ट लेवल डिसाइड करेंगे एंड देन देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है स्टॉक के। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द बिजनेस एनालिसिस ऑफ पीएफसी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन आखिर पैसे कैसे कमाती है? सिंपल भाषा में समझे तो पीएफसी पावर सेक्टर का एक स्पेशलाइज्ड बैंक है या रादर एक एनबीएफसी है। इनका कोर बिजनेस सिंपल है कि ये मार्केट से सस्ते रेट पे पैसा उठाती है और फिर बाकी एनर्जी कंपनीज जैसे डिस्कॉम्स हो गए, इनको थोड़ा महंगे रेट पे लोन दे देती है। तो जो भी आपके पावर जनरेशन प्लांट्स होते हैं, बेसिकली थर्मल पावर प्लांट वगैरह हो गए या फिर ट्रांसमिशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन लोग को अपने फाइनेंसिंग के लिए जो पैसा लगता है ये पीएफसी से बोरो करते हैं। तो पीएफसी के कमाई का मेन सोर्स है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, दैट इज एनआईएम, जहां पे सस्ता लोन मार्केट से उठाती है और फिर बाकी जो पावर ट्रांसमिशन कंपनीज है या बाकी जो पावर कंपनीज है जो अपना एक्चुअल पावर का काम करती है, उन्हें थोड़े महंगे में बेच देती है। बीच में जो मार्जिन बचा इसे एनआईएम कहते हैं। FY26 के फोर्थ क्वार्टर में इनका एनआईएम 3.5% था और इनका इंटरेस्ट स्प्रेड 2.46% था। स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड कॉस्ट ऑफ लेंडिंग। अगर इनके टोटल 11.6 करोड़ के मैसिव कंसोलिडेशन लोन बुक का ब्रेकडाउन देखे तो 55% इनका लोन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम को जाता है, 33% पावर जनरेशन को। पहले इनका जनरेशन बुक सिर्फ कोल और थर्मल पावर पे डिपेंडेंट था, लेकिन अब इनके जनरेशन लोन का 32% हिस्सा रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से आता है। साथ ही इन्होंने एक बहुत बड़ा 26,000 करोड़ का 30 ईयर टर्म लोन इंडिया के न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन को भी दिया है, जो कि इनके लोन पोर्टफोलियो को फ्यूचर प्रूफ बनाता है। अब देखो, किसी भी बिजनेस का हम एनालिसिस करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई इस बिजनेस से स्पेशल क्या है, क्या मोनोपोली है, क्या मोट है, व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मार्केट प्लेयर्स। तो चलिए अब इसे समझते हैं। पीएफसी एक महारत्न सीपीएसई है जिसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट की 55% शेयर होल्डिंग है। इस काजी सॉवरेन स्टेटस की वजह से इनकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होती है और इसी की वजह से एक्चुअली इन्हें गवर्नमेंट से और बाहर के मार्केट से सस्ते में लोन मिल जाता है, बिकॉज ये जानते ही है कि गवर्नमेंट की इसमें स्ट्रॉन्ग बैकिंग है एंड द गवर्नमेंट वुड नॉट लेट इट फॉल। तो ये था इसका पहला एडवांटेज। और दूसरा एडवांटेज है क्लीन एसेट क्वालिटी। पिछले कुछ सालों में मार्केट पीएफसी के एक ही वजह से पनिश कर रहा था, बैड लोन्स। पर अगर आप लेटेस्ट मार्च 26 के नंबर्स देखें तो इन्होंने कमाल कर दिया है। इनका ग्रॉस एनपीए 5.29% से गिरकर 0.6% पे आ चुका है और इनका नेट एनपीए सिर्फ 0.31% है, जो कि स्ट्रक्चरली अभी सबसे लोएस्ट पॉइंट है। सो कहने का मतलब इन्होंने अपने टॉक्सिक एसेट क्लास को क्लियरली रिमूव कर दिया है। एंड जो तीसरी चीज जो इसे बाकी एनबीएफसी से अलग बनाती है वो है फेवरेबल आरबीआई रेगुलेशंस। हाल ही में आरबीआई ने प्रोजेक्ट फाइनेंस प्रोविजनिंग नॉर्म को लेकर बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर के बड़ी राहत दी है। नए गाइडलाइंस अक्टूबर 25 से इफेक्टिव है। उनके हिसाब से ऑपरेशनल फेज में प्रोजेक्ट के लिए प्रोविजन रिक्वायरमेंट 1 से 2.5% से हटाकर अब 0.4% कर दी गई है। इसका मतलब पीएफसी को अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा प्रोविजंस में ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है और आगे लोन देने की कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। एंड चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज है द मर्जर विद आरईसी। ये सबसे बड़ा कैटलिस्ट है। जून 10, 2026 में पीएफसी और आरईसी का मेगा मर्जर को प्रेसिडेंशियल अप्रूवल मिल चुका है। एक बार जब आरईसी पीएफसी के अंदर पूरी तरह मर्ज हो जाएगी तो बैकएंड ऑपरेशन कंसोलिडेट होंगे, रिडंडेंसीज खत्म होगी और इनका कंबाइंड बार्गेनिंग पावर इन्हें ग्लोबल फंड से पैसा थोड़ा सा और सस्ते में बोरो करने में हेल्प करेगा। मैनेजमेंट का इस रीस्ट्रक्चरिंग से लगभग 1.2 लाख करोड़ का कैपिटल एफिशिएंसी टारगेट अचीव करने की कोशिश करेगी। अब देखो, किसी भी बिजनेस एनालिसिस में सिर्फ प्रॉफिट्स को या फिर सिर्फ ग्रीन साइड को या फिर सिर्फ पॉजिटिव साइड को नहीं देखना चाहिए, तो थोड़े से रिस्क भी है इस बिजनेस में, वो भी समझा देता हूँ। सबसे पहला रिस्क है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। पीएफसी का मेजॉरिटी लोन बुक पावर सेक्टर और स्पेशली स्टेट ओन डिस्कॉम्स पे डिपेंडेंट है। हालांकि आरडीएसएस ने डिस्कॉम की हालत काफी सुधार दी है, बट अगर स्टेट यूटिलिटी अगर फ्यूचर में डिफॉल्ट करती है तो पीएफसी का एनपीए वापस शूट अप करेगा। दूसरा है मर्जर एग्जीक्यूशन रिस्क। पीएफसी और आरईसी का मर्जर पेपर पे बहुत अच्छा दिखता है, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन रिस्क काफी ज्यादा है। सबसे बड़ा इशू है शेयर एक्सचेंज और स्वैप रेशियो। अगर करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से स्वैप रेशियो कैलकुलेट हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइंड इक्विटी 51% से नीचे ड्रॉप होने का खतरा है। और अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी कंट्रोल खो देती है तो आपको याद होगा, मैंने एडवांटेज में आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने इतना पैसा लगाया है इस कंपनी में, बेसिकली दे आर द मेजर स्टेक होल्डर, तभी तो इसको सस्ता लोन मिलता है। अगर गवर्नमेंट स्टेक 51% से ड्रॉप हो जाए तो टेक्निकली ये एक सोल ओनर नहीं रहेगी कंपनी की, तो फिर
फिर जो इनको एडवांटेज मिलता है कि भाई सस्ता लोन हम मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से बोरो करते वो नहीं मिलेगा। तो ये स्वैप रेशियो पे हमें क्लोज आई बना के रखनी पड़ेगी। तो ये तो था इस कंपनी का सिंपल सा बिजनेस मॉडल। आई होप आप समझ चुके हो कि कंपनी को एडवांटेज क्या है, कैसे ये पैसे बनाती है। अब चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो 1,40,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब ये एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अगर देखेंगे तो करंट प्राइस इसका 420 का है और बुक वैल्यू 400 की, मतलब कोई प्रीमियम नहीं है सच स्टॉक में, एकदम फेयर वैल्यूड है। इसकी सेल्स ग्रोथ ओके है 7.7% पे। इनफैक्ट पूरे एनर्जी सेगमेंट पे मैंने पहले टाटा पावर और एनटीपीसी को भी कवर किया था, तो आपने देखा होगा कि इनकी ग्रोथ थोड़ी स्लो है बट कांस्टेंट है और आगे चल के डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। ये देखिए ये रहा इसका प्राइस टू बुक रेशियो जो मैं आपको बता रहा था, तो ये 1 का है, 1.05 लगभग 1। अब अगर आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखोगे तो ये कंपनी का रेवेन्यू आज से ज्यादा कभी नहीं था और प्रॉफिट भी आज से ज्यादा कभी नहीं था। ये हमें बताता है कि फंडामेंटली कंपनी अच्छा काम कर रही है। आपने पिछली बार आरवीएनएल का मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें सेम चीज नहीं दिख रही थी, जबकि पीएफसी में ये चीज आपको देखने मिल रही है। एक बार इसके वैल्यूएशन अगर देखें तो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि एनबीएफसी लेंडिंग कंपनी का वैल्यूएशन देखने के लिए पीबी रेशियो यूज किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू के हिसाब से तो 1 के पीबी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। अपने हाईएस्ट पे ये 2 के पीबी रेशियो पे भी गया था, तब ये थोड़ा ओवर वैल्यूड हो गया था, पर क्योंकि अब बुक्स की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो इसमें आगे चल के ग्रोथ पोटेंशियल दिखती है। आइडियली ये स्टॉक 1.5 से 2 के बीच में, 1.5 से 2 के पीबी रेशियो पे ट्रेड कर सकते हैं अगर बुक्स क्लीन हो। एंड जब मैं बुक्स क्लीन की बात कर रहा हूं तो ये देखिए क्वार्टर्स पे आके हम अगर एनपीए देखेंगे यू कैन सी नेट एनपीए कितना कम है, ग्रॉस एनपीए भी कितना कम है। पहले देखो ये कितना हुआ करता था, 3%, 3.5% आपको दिख रहा है, और आज देखो ये घट के 1% से नीचे आ गया। तो ऐसे ही तो कंपनी अपनी बुक्स इंप्रूव करती है और अपने बिजनेस की क्वालिटी को भी बढ़ाती है। और जब एक क्वालिटी बिजनेस आपको एक अंडर वैल्यूड जोन पे मिलता है तभी आपको इसे एक्चुअली कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये तो थे छोटे से फंडामेंटल्स। अब टेक्निकल्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे स्टॉक के लिए। तो स्क्रीन पे जो आप अभी चार्ट देख रहे हैं ये है पीएफसी का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर आप देखोगे ध्यान से ना तो पिछले बुल रन में ये स्टॉक ने कुछ ज्यादा ही क्रेजी रन अप दे दिया था। 2022 से 2024 के बीच में स्टॉक ने 500-600% के रिटर्न दे दिए थे। अब देखो एक ऐसी कंपनी जिसके मार्जिन सिंगल डिजिट में रहेंगे और प्रोजेक्ट्स ऑर्डर बुक का जो लेना देना है वो इतना 500% से ग्रो नहीं कर सकता, तो इतना ज्यादा ग्रोथ आना ये हमें बताता है कि भाई पहले ही स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो उसने अपने फेयर वैल्यूएशन को या फिर ओवर वैल्यूएशन को अचीव किया। अब आगे चल के भी चीज याद रखना, इतने हाई वैल्यूएशन पे हमें स्टॉक को ना कभी खरीदना है और इतने बड़े रनअप के बाद में कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि स्टॉक और रनअप देगा, स्पेशली जब एक सरकारी कंपनी है, ब्याज पे पैसा देने का काम करती है। ऐसा भी नहीं है कि टेक स्टॉक है जिसके पास में बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है, नए नए ऑर्डर आते रहेंगे और ये हफ्ते दर हफ्ते एग्जीक्यूट कर देगा। सो ये चीज याद रखिए, दैट इज द रीजन व्हाई कि 2024 से देखा जाए, देखिए 2024 के हाई से अगर आप देखोगे तो अब तक की स्टॉक ने पिछले 700-800 दिन में -30% और कुछ टाइम पे -40% भी रिटर्न्स दिए थे। सो अभी ये स्टॉक अपने कंसोलिडेशन फेज में है, बुलिश फेज में बिल्कुल नहीं है। बट अब हम इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ा जूम कर लेते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देखिए प्रीवियसली इसने काफी बार 350 के लेवल पे सपोर्ट लिया है, जो कि आगे चल के भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल काम करेगा। और प्रीवियस आप देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस का बार मैंने बना के रखा है। स्टॉक पहले भी यहाँ से इस प्राइस पे रिजेक्ट हुआ था और इस बार भी इस प्राइस से यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रहा है। अब प्राइस एक्शन के बेसिस पे इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, बेसिकली एक रिवर्सल पैटर्न शो करने की कोशिश कर रहा है। पीएफसी बेसिकली थोड़ा बुलिश नेचर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी बन जाती है बाय द डिप। और इसे अगर हमें डिप पे कलेक्ट करना है तो इसमें इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो को यूज करेंगे। तो मैं स्विंग लो से स्विंग हाई का रिट्रेसमेंट रेशियो लगाता हूँ। आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये स्टॉक ने 50% रिट्रेसमेंट रेशियो पे एक रिवर्सल साइन फिर से शो किया है। ये रहा वो 50% रिट्रेसमेंट जोन। सो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। बेसिकली 400 के प्राइस पे इसमें इन्वेस्टिंग कंसीडर की जा सकती है। एंड इनफैक्ट अभी जो 425 का प्राइस चल रहा है ये भी एक अच्छा ही प्राइस है, क्योंकि यहाँ पे पीबी रेशियो भी 1 का है और ये भी एक 30% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जोन है। अब ऑफ कोर्स ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। बट अगर हम टेक्निकल्स के बेसिस पे इसमें एंट्री ले भी रहे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर ये प्रीवियस स्विंग लो ऑफ 329 या फिर 330 को ब्रेक कर देता है, स्टॉक का ट्रेंड खराब हो जाएगा। इनफैक्ट ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन कहा जाएगा, जिसकी वजह से तो फिर ये स्टॉक को बहुत गिरावट देखने मिलेगी। इनफैक्ट 200 तक भी स्टॉक फिर गिर सकता है। तो अगर आप स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो तो याद रखो कि इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। कभी भी कोई भी भागते हुए एसेट को चेज नहीं करना होता है, और अगर चेज कर भी रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाया करो। तो स्टॉप लॉस के लिए 330, 325 का लेवल आप बिल्कुल कंसीडर कर सकते हो। आई विल रिपीट, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस इज जस्ट अ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की बात करते हो, टारगेट्स की बात करते हो, तो इसमें देखिए मैंने कुछ टारगेट मार्क करके रखे। अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देता है, रिवर्सल कंफर्म हो जाता है, वैल्यूएशन फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो ये स्टॉक में आराम से आप देखेंगे कि भाई 700 तक का टारगेट इसमें दिखता है, 730 तक का टारगेट दिखता है। लेकिन ये चार्ट एनालिसिस हम कर रहे हैं जब तक कि आरईसी का मर्जर नहीं हुआ है। आरईसी का मर्जर होने के बाद में इस चार्ट में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो चार्ट सेम ही रहेगा, चार्ट पैटर्न सेम ही रहेगा और एनालिसिस करने का तरीका भी सेम रहेगा, बस नंबर्स चेंज हो जाएंगे। नंबर्स एज इन जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस है, स्वैप रेशियो के बाद में स्टॉक का प्राइस भी चेंज हो जाएगा। दैट इज वेयर यू विल हैव टू एक्चुअली डू द टेक्निकल एनालिसिस अगेन। बट एक डिटेल ब्रेकडाउन वीडियो मैंने आपके लिए अभी इसलिए बना दिया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई इन जनरल पावर सेगमेंट हमारे इंडिया में अच्छा चल रहा है, कंपनी के फंडामेंटल
फंडामेंटल्स इंप्रूव हो चुके हैं एंड ओवरऑल बिजनेस में ऐसा कोई बुराई नहीं है। अगर आपको ये एनालिसिस समझ गया तो मर्जर के बाद में मैं आपके लिए फिर एक बार नया टेक्निकल एनालिसिस एक शॉर्ट फॉर्म में बना दूंगा, तो आप उसे कंसिडर कर लेना। आपने स्क्रीन पे जो भी इंपॉर्टेंट चार्ट लेवल देखे, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन और जो बार्स बना के रखे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल है, तो आप इनका अलर्ट खुद भी लगा लेना। सो टू समराइज दिस वीडियो, पीएफसी के फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं। पहले इस कंपनी में बहुत ज्यादा एनपीएस हुआ करते थे, अब एसेट क्वालिटी ठीक हो चुकी है। आरबीआई ने भी इसमें काफी इन्वॉल्वमेंट दिखाया है एंड ओवरऑल इंडिया का पावर डिमांड भी बढ़ने ही वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें स्पेंडिंग करनी है। न्यूक्लियर के फ्यूचर में भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है, रिन्यूएबल्स में भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रही है। तो ओवरऑल एनर्जी सेगमेंट पे अगर आप बुलिश हो तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट का पार्ट रहेगा। बाय द वे, ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन से एक पोल डाला था। मैंने प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बोला था कि कौन से स्टॉक का एनालिसिस करना है, तो मैंने वहां से पीएफसी को पिकअप किया। अगली वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस आप मुझसे चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।